बिहार में एक बड़ी कहावत है कि आने के साथ ही बहू और जन्म के साथ ही बच्चे का क्या चाल चलन है, किस तरह वो व्यवहार करेगा, वो पता चल जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में जो बातें चर्चा में थी कि उपचुनाव नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगा, अब इस बात पर चर्चा दूसरे तरफ मुड़ गई है। नमस्कार, ये भोरे भोर का एपिसोड है जो काफ़ी दिनों तक आपके साथ जुड़ा रहा है और बिहार की राजनीति के वो पहलू आप तक पहुंचाता रहा है जो अनछुए थे। आज फिर से भोरे भोर के इस एपिसोड में मैं बिहार की राजनीति का ऐसा ही एक पहलू लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो उपचुनाव को लेकर के बहुत सारी बातों को समाहित कर रहा था और बता रहा था कि इन बातों के पीछे तर्क क्या है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आज जिस बात को लेकर के चर्चा चल रही है वो बात है कि कुछ दिन पहले आप सुन रहे होंगे, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, तिथियों की घोषणा हुई, वैसे ही ये चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला करेगा ये उपचुनाव। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन नामांकन में ही सबसे बड़ा झमेला हो गया है। जहां एक तरफ महागठबंधन एकजुट दिख रहा था, वहीं अब महागठबंधन की स्थिति ये हो गई है कि जम करके भीतर भीतर विवाद चल रहा है। दोनों बड़े दल, खास करके अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के अड़ियल रवैया के बाद कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी कि वो भी अब चुनाव से पीछे हटने वाला नहीं है और चुनाव लड़ेगा। वहीं आपको हमने बताया था कि एनडीए में अब जो पहले से चल रहा था विवाद, वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया है और सभी दल एक साथ इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 8 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी जो बता देगा कि जीत किसकी। ये दोनों ही सीटें नीतीश कुमार की थी, ये सभी जानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पर्चा दाखिल होने का 8 अक्टूबर का समय है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। दोनों प्रत्याशियों के असामयिक निधन के बाद इस पर दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को मतदान होंगे, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था, और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दोनों सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में होंगे। जेडीयू ने मुंगेर के तारापुर में कुशवाहा कार्ड खेला है, जबकि आपको पहले से पता है कि इस पर कुशवाहा ही थे और इस सीट पर एक बार फिर से कुशवाहा बिरादरी पर ही भरोसा किया गया है, जो नीतीश कुमार का सबसे करीबी रहा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण साधने में कितना ज़्यादा अब काम कर रहे हैं। चुनाव में सीटें कम आने के बाद नीतीश कुमार ने इस कार्ड को खेला था और इसी के तहत वो उपेंद्र कुशवाहा को इतनी तल्खियों के बाद अपने साथ लेकर के आए थे। राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और एनडीए ने इस उम्मीदवार की घोषणा में अपनी पूरी ताकत लगा दी है जिताने के लिए। मेवालाल चौधरी के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी और प्रयास किया जा रहा था कि मेवालाल चौधरी के बेटों ने इस चुनाव में खुद को उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था, तब जाकर के ये सीट जो है वो राजीव कुमार को मिली थी। इधर आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी, जो कि इंतकाल होने के बाद जो वर्तमान प्रत्याशी थे शशिभूषण हजारी, उनके इंतकाल के बाद उन्हें उनके बेटे को दिया गया है ये सीट। और दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के वक्त एनडीए के सभी नेता मौजूद थे। हमने आपको बताया था आरजेडी के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस इस पूरे मुकाम में सामने आकर के घमासान और इस विवाद को और बढ़ाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया है। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण कुमार शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भी इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। चर्चा है कि जाप के पप्पू यादव भी तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उनका भी बेल मिल गया है, आपको पता ही है कि उनकी रिहाई हो गई है। अब इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि इसके अलावे निर्दलीय प्रत्याशियों का भी अच्छा खासा इसमें भाग लेना तय माना जा रहा है। और इन सारी बातों को लेकर के जहाँ तक इन दोनों विधानसभाओं की बात है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 16 प्रत्याशियों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था। कुशेश्वर स्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 50,000 के आसपास है, जबकि चुनाव में कुल 1,36,000
500 के आसपास मतदाताओं ने भाग लिया था। यहाँ पर 2020 में चुनाव में 54.42% मतदान हुआ था। यहाँ के मतदाताओं ने जेडीयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी को कुल 54,000 के आसपास वोट दिया था, जो कि कुल मतदान का 39.55% होता है। आपको बता दें कि उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक कुमार राम को हराया था। और इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर लोजपा की पूनम कुमारी रही थी, जिन्हें 13,300 के आसपास मत मिले थे। इन पूरी बातों के बाद, पूरे आंकड़े और समीकरण बैठाने के बाद फिर से जदयू ने शशिभूषण हजारी के बेटे पर भरोसा किया है और वहीं कांग्रेस इस सीट पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब जहां एक तरफ महागठबंधन में जमकर हंगामा हो रहा है, वहीं एनडीए जीत को तय मान रहा है। आपको बता दें, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तारापुर विधानसभा को लेकर के 2020 में 26 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में अपने किस्मत आजमाए थे और कुल 3,17,000 के आसपास यहाँ मतदाता हैं, जिनमें से 1,74,000 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और तारापुर विधानसभा में 2020 में जदयू के मेवालाल चौधरी को 64,000 के आसपास मत मिले थे, जो कि कुल मतों का लगभग 37% था। यहाँ से निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की दिव्या प्रकाश, जिन्हें आप जानते भी हैं, पिछली बार उन्हें उतारा गया था मैदान में और उन्हें लगभग 32% मत प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि इस बार प्रत्याशी बदला गया है आरजेडी के तरफ से। और वहीं अगर कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान का गुस्सा तारापुर में भी उतारना चाहती है कांग्रेस का कहना सीधा तौर पे है कि आरजेडी ने उसके साथ धोखा किया है। अब ऐसी स्थिति में कन्हैया फैक्टर जो है काफ़ी प्रभावी हो गया है और कन्हैया फैक्टर के बाद पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में सब कुछ खुलकर नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के भविष्य का निर्धारक होगा, वहीं आपको बता दें कि अब ये उपचुनाव जो है वो बिहार का भविष्य तय करने जा रहा है। और तेजस्वी पे क्या भारी पड़ेंगे नीतीश, ये चर्चा जमकर हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अकेले नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक दल है और बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाली जो दल है, वो अकेला महसूस कर रहा है। इस अकेलेपन को लेकर के अब चर्चा ये हो गई है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपचुनाव के बाद वो बाहर कर देंगे, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है। और इन सारी बातों को लेकर के चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार के सामने टिक पाएंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद का साथ उन्हें नहीं है और 2020 के चुनाव से, मुख्य चुनाव से अलग स्थितियां हैं। हमारी नज़र पूरी तरह से इस घटना पर बनी हुई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से कौन प्रत्याशी उतरता है और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ क्या होता है, क्योंकि सिंबल को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी को आज चुनाव आयोग के सामने पेश होना है। इन सारी बातों को लेकर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। भारत लाइव इस पूरी खबर पर अपनी हर तरह के एंगल जो हैं वो आप तक पहुंचाएगा। पंचनामा में आज नमन मिश्रा जी जो संपादक महोदय हैं, वो आपको विशेष बताएंगे कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इंतजार कीजिए 7 बजे खूटा ठोक में आज बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ी खबर लेकर के हम आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।